क्वेश्चन पढ़ो। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहा था? नंबर ऑफ गेम्स वन को। अब वो कहता है कि जी ये आपने ले लिया, उसके बाद कहता है जी यूज अ स्टेटिस्टिकल टू डिटरमिन द मल्टीपल रिग्रेशन, डिस्कस ईच ऑफ द वेरिएबल्स। For example, are you surprised that the regression coefficient for ERA is negative? Is the number of wins affected by whether the team plays in National or American League? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जी जो आपने पीडीएफ सेंड किया है ना उसमें जस्ट अपेंडिक्स है, क्वेश्चन किधर है? हाँ अपेंडिक्स, उसमें आगे डेटा सेट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो आपके पास है बेटा, जो स्क्रीनशॉट लिया था। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीनशॉट की शक्ल में है, ये तो डेटा सेट्स है ना, पीडीएफ है उनकी, उसमें वेरिएबल्स बताए हुए हैं कौन कौन से हैं। हाँ जी बताओ, ये रिग्रेशन इक्वेशन लिखी जा सकती है? क्या होगा? नंबर ऑफ मैचेस वन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हो गया, तो वाई हैड किसके इक्वल होगा? इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वाई हैड किसके इक्वल होगा? 18.791 प्लस 537.35 बी ए प्लस 0.5054 बी एस बी माइनस 0.123 एरर्स माइनस 16.777 ई आर ए। ये हो गया आपकी रिग्रेशन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन। विंस, हाँ भाई, विंस किसके इक्वल होंगे? इक्वेशन क्या बनेंगी इसकी? रिग्रेशन इक्वेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, विंस किसके इक्वल होगा? सर जी नहीं समझ आ रही। बेटा रिग्रेशन इक्वेशन लिखनी है ना, पहला पार्ट तो उसका ये है कि रिग्रेशन इक्वेशन लिखो। तो रिग्रेशन किसकी है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो लिया है वो उसकी रिग्रेशन आ गई है आपके पास। यस सर, डिपेंडेंट ये वेरिएबल क्या है? 18.791 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जो नहीं नहीं, पहले तो इक्वेशन लिखनी है ना। वेन्स, वेन्स डिपेंडेंट इक्वेशन वेरिएबल। के स्टार्ट में लिखते हैं। हाँ, वेन्स किसके इक्वल होगा? सर मेरा असल में नेट स्लो जा रहा है, आवाज ब्रेक हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ वेन्स किसके इक्वल होगा? इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन आपकी होती है वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। यही होती है ना इक्वेशन? यस सर। तो अब देखो ना, इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? नंबर ऑफ सर मैचेस वन, नंबर ऑफ गेम्स। नंबर ऑफ मैचेस वन, विन्स है कि कितने मैच विन किए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये नीचे देखो ना, टेबल जो दिया हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? विंस। विन्स। और इससे ऊपर वाले टेबल में देखो प्रिडिक्टर कौन कौन से हैं? इरा, एस बी एंड एरर बी ए। बी है, ठीक है ना? तो वो ये कह रहा है कि जी अब इक्वेशन पहले तो लिखो ना। इक्वेशन होगी विन्स इक्वल टू, विन्स किसके इक्वल होगा? इक्वेशन बनानी है ना, राइट? यस सर, विंस इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इरा प्लस एस बी प्लस एरर प्लस बी ए। नहीं, वो होगा 18.79 प्लस। सर कोई आगे ना इनकी वैल्यूज आ जाएंगी हाँ, 18.79, हर 537.345 अब एंड 0.4। वेरिएबल के साथ उनके कोफिशिएंट ये लिखे जाएंगे ना। यस सर, हम्म, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। चलो ये क्वेश्चन होगी। आगे वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो जरा, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है मजीद, इक्वेशन के बाद क्या पूछ रहा है?
इक्वेशन के बाद वो कह रहे हैं कि जी डिस्कस ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल को डिस्कस करो, उसका पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन क्यों है और उसकी वैल्यू क्या मीनिंग दे रही है। इंटरप्रेट करना है ना, इनके कोफिशिएंट्स को यस सर, इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन करना है। करना। बी ए क्या है भला, किसका एब्रीविएशन था? देखने लगा हूँ सर। ये था बैटिंग एवरेज, टीम बैटिंग एवरेज। बी ए था टीम बैटिंग एवरेज। बताओ, टीम बैटिंग एवरेज है 537। सर अगर 1 डिग्री विंस इंक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ टीम बैटिंग एवरेज है वो 537.354 इंक्रीज होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। आप तो उलट कह गई, आप तो बैटिंग एवरेज को डिपेंडेंट बना गई और विंस को इंडिपेंडेंट बना गई। बेटा बैटिंग एवरेज अफेक्ट कर रही है विंस को। अच्छा नहीं नहीं सर उल्ट होगा। देखो ना, आप तो विंस कह रही है कि विंस अफेक्ट कर रहे हैं, बैटिंग एवरेज अफेक्ट कर रहे हैं, विंस तो डिपेंड कर रहे हैं उन पे। बताओ। सो गए, सारे ही सो गए। नहीं नहीं सर, आपके पास ही है। बैटिंग एवरेज, उसका एक यूनिट अगर बढ़ेगा, बैटिंग एवरेज डेसिमल्स में है। यस सर। ये देखो ना, इसका जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो डेसिमल्स में है। अब इसका अगर एक यूनिट बढ़ेगा, जो भी इसका यूनिट है बैटिंग एवरेज का, एक यूनिट बढ़ेगा तो उधर से विंस में कितना इजाफा हो जाएगा औसतन? सर 537 ये हो जाएगा सर, जितनी सर मल्टीप्लाई। इसकी अमाउंट हाँ, है तो आप लिखेंगे क्या? आप 537.54। लिखेंगे कि इफ 1 unit of batting average increases, the expected number of wins is likely to increase by 537.35 on average। सर ये रिपीट कर दें। देखो ना, ये बेटा रिग्रेशन जो हमने फाइंड की है, ये हमें एस्टिमेट करके देगी नंबर ऑफ विंस को। तो बैटिंग एवरेज में एक यूनिट का इजाफा हमारे विंस को कितना बढ़ा देगा औसतन? 537.303 हाँ 34 जी, 354। हाँ जी, औसतन जो है विंस इतने बढ़ जाएंगे। सर इसको चांसेस ऑफ विंस कह सकते हैं। नहीं नहीं, चांसेस ऑफ विंस नहीं है, ये विंस है, नंबर ऑफ मैचेस वन है, नंबर ऑफ विंस तादाद है ये। बैटिंग एवरेज में 1 पॉइंट का इजाफा होगा तो इधर से वो टीम जो है उसके मैचेस विन करने की तादाद 537 से ज्यादा हो जाएगी। और सेकंड कौन सा है? सर नंबर ऑफ स्टोलन बेसिस। नंबर ऑफ स्टोलन बेसेस। ये क्या होती है बोला? बेसबॉल में क्या ये टर्म यूज होती है, स्टोलन बेस? बेसबॉल में स्टोलन बेस क्या होती है?
नो आइडिया सर। चलो आइडिया नहीं है तो बताओ, ढूंढ के बताओ। 1 मिनट सर। ये बेटा बेसबॉल में वो नहीं होते बेसेस जो होती हैं, हिट करके वो बेसेस की तरफ भागते हैं ना। हम्म। जी सर। तो रनर जो भागता है ना ऐसी बेस की जी तरफ, दूसरे खिलाड़ी से गेंद खींच के सर। ऐसी बेस की तरफ जो उसकी एंटाइटल्ड नहीं होती, ऐसी बेस की तरफ भागता है हिट करके जो उसकी एंटाइटलमेंट में नहीं है, ऐसी बेस को स्टोलन बेस कहा जाता है। ठीक है। तो यस सर। एक स्टोलन बेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी विंस में कितने विंस बढ़ जाएंगे कि कम होंगे? इंक्रीज होगा सर। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनमें, स्टोलन बेसेस और विंस में। 0.54%। हाँ जी। 0.05, 0.05 विंस जो है ऑन एवरेज इंक्रीज होंगे एक स्टोलन बेस अगर इजाफी ऑक्यूपाई करता है तो। अगर प्ले टीम जो है एक स्टोलन बेस इजाफी ऑक्यूपाई करती है तो उसके विंस में बहुत ना होने के बराबर इजाफा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टोलन बेस उनके विंस को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। ना होने के बराबर ही है ना कि एक ये विन एक जीत नहीं बनती। 0.5 होता तो तब भी आधी जीत सी, ये तो 0.05 है, ना होने के बराबर। ऐसे ही है ना। यस सर। तो ये तो आप कहेंगे कि ये इम्पैक्ट ना होने के बराबर है इसका, स्टोलन बेसिस का इम्पैक्ट ना होने के बराबर है, विंस में कोई इजाफा नहीं कर रही है। एरर्स, एरर्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब है एरर्स और सर विंस में इनवर्स रिलेशनशिप है, एरर्स बढ़ती जाएंगी, विंस लूज करते जाएंगे। ये भी नेचुरल रिलेशनशिप होता है कि जितनी गलतियां करेंगे वो आपकी जीत को उतना कम कर देंगे। कम कर देंगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि जी एक एरर औसतन कितनी विंस को डिक्रीज करती है? 0.12। 1.23। 0.123 है ये। पॉइंट, हाँ यस सर। तकरीबन समझ लें ये 1% ही, तकरीबन 12% के करीब बनता है ये। एक एरर जो है 12% तक विंस डिक्रीज कर सकती है। इसी तरह ईआरए का है। हीरा। ये तो इनकी इंटरप्रिटेशन होगी ना। आगे क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है इसी ए पार्ट में? अरे ए पार्ट में पूछ रहा अंडर स्टडी सॉफ्टवेयर कंपेयर द मल्टीपल रिग्रेशंस, नहीं यार, आपने रिग्रेशन, डिस्कस द एज आपने ऑफ। ठहरो ठहरो, आपने पूरी रिग्रेशन रन करवाई नहीं, इसमें एक वेरिएबल तो छुड़वा गए हैं। कौन सा सर? वो जो अमेरिकन और नेशनल लीग प्ले कौन सी खेली आखिरी यस सर, वेरिएबल? वो भी था।
आखिरी वेरिएबल छुड़वा गए। चलो इसमें उसको भी शामिल करें। वो कौन सा था? लीग। हाँ जी, लीग था x2। लीग क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों भला क्वालिटेटिव मैं कह रहा हूँ इसे? सर जो क्वालिटेटिव होता है उस पे जो है ना फिर रिग्रेशन रन नहीं होती। नहीं, वो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो सकता है अगर वो बायनामियल हो, यानी यस और नो की है। तो इसमें लीग जो है ना वो दो है। उसने कहा कि जी टीम या तो अमेरिकन क्या था? सर यहाँ तो लीग। हाँ जी, क्या वेदर द टीम प्लेज इन द अमेरिकन और नेशनल लीग, ये है। तो अमेरिकन लीग को उसने जो कोडिंग की है ना वो 1 है। अगर टीम अमेरिकन लीग खेली है तो कोड 1 है, अगर नेशनल खेली है तो कोड 0 है। तो अगर क्वालिटेटिव में बायनॉमियल सिचुएशन आ जाए तो फिर हम उस पर रिग्रेशन रन कर सकते हैं। हाँ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया जा सकता है रिग्रेशन। ओके। अब इसमें मैंने जब यूज किया तो इसमें देखें, इसका आउटपुट जरा देखें। स्क्रीन नजर आ रही है? सर यहाँ पे आर स्क्वायर एडजस्टेड आर नहीं नहीं, स्क्वायर आ गई है तीसरी आखिरी लीग वाला। देखो लीग का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब देखो पॉजिटिव। एक वेरिएबल शामिल किया ना तो सारे कोफिशिएंट बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं ना सारे कोफिशिएंट थोड़े थोड़े। कांस्टेंट भी बदल गया है, बी ए का कोफिशिएंट भी बदल गया है, एस बी कोफिशिएंट बदल गया है, फिर एरर्स का बदल गया है, इरा का बदल गया है। हाँ जी। सर ये जो ये क्या चीज है? हाँ, सर ई आर ए ये जो चौथे नंबर पे है ये क्या चीज है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये है टीम अर्नड रन एवरेज। टीम अर्नड रन एवरेज, ई आर ए, अर्नड सर ये रन एवरेज है। इंडिपेंडेंट, सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है टीआरए। इंडिपेंडेंट है। सही, मैंने कहा शायद आप इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। नहीं नहीं, डिपेंडेंट तो ये देखो टेबल के नीचे। अब इसने जो जिन जिन को इंडिपेंडेंट लिया वो भी बताए हुए हैं, आउटपुट में लिखे हुए हैं, और डिपेंडेंट भी ओके। लिखा हुआ है। डिपेंडेंट विन्स है, और ऊपर इससे ऊपर वाले नोवा वाले टेबल में प्रिडिक्टर देख लो। लीग एरर्स एस बी ई आर है और बी ए। लीग का देखो, लीग का कोफिशिएंट क्या है? 1.04। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ये भी सर डायरेक्ट रिलेशन है। अब देख लो, अमेरिकन लीग खेली है तो उसका 1 है, और अगर नेशनल खेली है टीम तो फिर उसका कोफिशिएंट उसकी वैल्यू 0 है। तो ये बेटा, ये 1 पॉइंट जो आ रहा है ये लीग कौन सी किसका आ रहा है? ये नेशनल का आ रहा है कि अमेरिकन का इफेक्ट आ रहा है? अमेरिकन का। अमेरिकन का, क्योंकि कोड उसका ही 1 है। 0 वाले का तो इफेक्ट है नहीं है, 0 वाले का तो ये 0 ही हो जाना है ना। ये इफेक्ट है जिसको कोड 1 दिया है आपने, अमेरिकन लीग। यानी इसका मतलब है अगर टीम अमेरिकन लीग खेली है तो उसके विन्स में एक औसतन एक जीत का इजाफा होगा। अमेरिकन लीग अगर टीम खेल रही है तो उसके जीत में कितने मैचेस का इजाफा होगा अंदाजन? 1% कह लें। नहीं, परसेंट में नहीं है ये रियल वैल्यूज है। परसेंटेज में डाटा ही नहीं है हमारा। सर आप हमें खुद इसकी इंटरप्रिटेशन लिखवा दें। बेटा वो मैं लिखवा तो रहा हूँ, अब अपने लफ्ज अपने अपने हो सकते हैं। मैं तो सादा जबान में बता रहा हूँ कि
इस लीग का जो बाकी तो मैंने बता दिया, लीग का जो कोफिशिएंट है वो है 1.041। ये क्या मीनिंग दे रहा है कि जी इफ टीम प्लेड अमेरिकन लीग, if team plays American League, they may expect an increase of 1 win। कितना विन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजाफा? 1 एक मैच का इजाफा होगा उनकी जीत में, यानी उनकी जीत में एक मैच का इजाफा होगा अगर वो टीम नेशनल लीग खेलती है। अमेरिकन लीग, अमेरिकन नेशनल, लीग। हाँ ये अमेरिकन लीग का है, क्योंकि 1 किसका है? अमेरिकन लीग का। तो ये जो डमी वेरिएबल जो होते हैं ना, क्वालिटेटिव डमी वेरिएबल जो होते हैं जिनकी 0 और 1 वैल्यूज होती हैं, वो बेटा जो कोफिशिएंट बता रहा होता है उस कैटेगरी का बता रहा होता है जिसका कोफिशिएंट 1 होता है। अगला सवाल क्या है इसका बेटा? बी पार्ट। ए पार्ट में तो वो सर अगला ए पार्ट में तो वो कह रहा है कि जी बताएं जी जो आंसर आए हैं इनमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या जस्टिफाइड है और क्या उनकी वैल्यूज का क्या मीनिंग होगा, ये ए पार्ट पूछा है। बी पार्ट, सर यहाँ सर सर एक जो मिनट में सर ER बी पार्ट को कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फॉर दिस सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं जरा चार्जर लगा दूं। हाँ जी, बी पार्ट क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फॉर दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आर स्क्वायर होता है बेटा, आर स्क्वायर। देखो कहीं आउटपुट में आर स्क्वायर का है जिक्र? जी सर 0.647। सर एक एडजस्टेड आर स्क्वायर दिया हुआ है मॉडल समरी में। दोनों ही आर है, स्क्वायर और एडजस्टेड आर आर स्क्वायर ही है स्क्वायर सर। भी है और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी है। मल्टीपल रिग्रेशन में जो एडजस्टेड आर स्क्वायर, लेकिन उसने अभी आर स्क्वायर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो दो दिए हुए हैं आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर है, एक एडजस्टेड आर स्क्वायर है। मल्टीपल रिग्रेशन में बेटा एडजस्टेड आर स्क्वायर लेना होता है। ये आपके सैंपल साइज और नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की जो इन्फ्लेशन होती है ना, उसको एडजस्ट करके निकलता है। सर हम इसकी जस्ट वैल्यू लिख देंगे 0.647। हाँ जी, ये इसका इंटरप्रिटेशन भी बताना है ना, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है? ये बात समझने, मैंने दोनों में से क्यों कौन सा एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों चूज किया, मैंने बताया आपको, लिख लो। क्योंकि इसमें ज्यादा जो है ग्रुप्स हैं या फैक्टर्स हैं। बेटा जब आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट, रिग्रेशन में इन्फ्लेशन को एडजस्टेड आर एडजस्ट करके स्क्वायर यूज हाँ करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में बेटा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके मॉडल जो है इन्फ्लेशन आ जाता है उसमें। तो उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। ओके सर ओके। ठीक है, तो ये यस एडजस्टेड सर। आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है ये सैंपल साइज और इन्फ्लेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हो रहा है उसको एडजस्ट करता है ये। तो इसका इंटरप्रिटेशन बेटा देखें। अब हम कहते हैं कि जी, मैं ज़रा सिंपल सी एग्जांपल देने लगा हूं कि इसको समझाने के लिए कि आर स्क्वायर होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता क्या है? आपने बेटा कभी, हम ये
दवाइयाँ क्यों यूज करते हैं, मेडिसिन क्यों खाते हैं? मसले आप को हल सेहत करने के लिए। बीमारी को खत्म करने के लिए। यस सर। अब याद रखना, हमारे रिग्रेशन मॉडल को जो बीमारी होती है वो वेरिएशन की बीमारी होती है। वेरिएशन कौन सी वेरिएशन भला? जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी डिजीज जो होती है वो वेरिएशन है। असल हमारा काम ये है कि उस वेरिएशन को मिनिमाइज करना। मसलन मैं सादा लफ्जों में समझाता हूँ। आप 5 खेत ले लें, उनमें हर चीज एक जैसी डालें, खाद पानी एक जैसा दें उसे, उसमें पेस्टिसाइड्स एक जैसी यूज करें, क्या पैदावार हर जगह से एक जैसी आती है? सर ये डिपेंड कर रहा है उस नहीं जगह सर, पे। वो डिपेंड करता है आपकी जमीन कितनी जरखेज है। मैं कह रहा हूं कि 4-5 एकड़ आपके इकट्ठे हैं, जी। आपने नहीं सर, एक जैसी नहीं आएगी। हर इनपुट एक जैसा दिया है, क्या आउटपुट एक जैसा आएगा? नो सर, नो। नहीं आता। इसको हम कहते हैं वेरिएशन, कि हमने इनपुट एक जैसे दे दिए लेकिन आउटपुट फिर भी एक जैसा नहीं मिला, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। हम हर चीज एक जैसी कर भी लें, नेचुरली आउटपुट एक जैसा नहीं आना। तो ये हम कहते हैं जी ये वेरिएशन है। ये इस वेरिएशन को खत्म तो हम नहीं कर सकते, ये तो नेचर ही कर सकती है। हम इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज। मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? क्यों भाई? चलो इससे भी सादा, आपके सबके क्या जीपीए एक जैसा है? नहीं, डिफरेंट है सर। हाँ सर। डिफरेंट है। जबकि आप पढ़ते, आपको क्लासेस जो है सबके लिए एक जैसे, इतना एक जितना टाइम मिलता है, लेक्चर टाइम सबको एक जैसा मिलता है, फिर क्यों डिफरेंट आते हैं? मेंटल एबिलिटी होती है हर। इसका मतलब है हम इसको वेरिएशन को ख़त्म नहीं कर सकते, कम ज़रूर किया जा सकता है मेजर्स लेके कि आप कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही थी। यस सर। डेफिशिएंसीज को कम करके इस वेरिएशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, फ़र्क कम किया जा सकता है स्टूडेंट ग्रेड्स में। यस सर, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा ग्रेड्स ले यानी लेगा। यानी हम वो फैक्टर्स ढूंढेंगे जो जिनकी वजह से जो पीछे रह गए हैं वो आगे आ जाए। ऐसे ही है ना? यस सर। हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से लोग पीछे रह गए, उनको आगे लाना है तो कौन से फैक्टर्स जो हैं उनके इम्प्रूव करने पड़ेंगे ताकि उनके ग्रेड्स बाकियों के, चलो एग्जैक्टली एक जैसे तो ना है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा ना हो। तो मैंने जो बात की थी कि हमारा आउटपुट जो होता है उसको सबसे बड़ी डिजीज कौन सी होती है? वेरिएशन की। कि हम जब कहते हैं कि जी इनपुट सारे हमारे एक जैसे हैं तो आउटपुट क्यों मुख्तलिफ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे चारों पांचों फैक्टर दिए, बी ए एस बी, एरर्स, एरर, ई आर ए और लीग, ये सबको एक जैसे ही दिए हैं, लेकिन हर टीम का कि विंस जो है वो डिफरेंट है।
तो ये आर स्क्वायर बेटा एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें उस बीमारी का बताता है कि हमारे मॉडल में कितनी बीमारी है और कितनी कितनी इन फैक्टर्स ने कम की है उस बीमारी को। अब बताओ कोई समझ आई एडजस्टेड आर स्क्वायर की? एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें बताएगा कि हमारे मॉडल में जितनी भी हमारे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जितनी भी वेरिएशन आ रही है उसका 67 तकरीबन 65% कितना बनता है? ये तकरीबन 65% आर स्क्वायर को आप परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं। आर स्क्वायर को किस तरह रिपोर्ट करना होता है? 35% बनेगा सर। आर स्क्वायर को याद रखना बेटा, परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे विंस में जो वेरिएशन आ रही थी उसका तकरीबन 65% किसने मिनिमाइज किया? एडजस्टेड आर स्क्वायर। उसका 65% मिनिमाइज किया हमारे बी ए एस बी एरर, ये जो 5 फैक्टर्स है ना, इन 5 फैक्टर्स ने तकरीबन 65% उस वेरिएशन को मिनिमाइज किया, यानी इक्वलाइज सर कर। पहले 70% थी वेरिएशन। नहीं, वो 70% तो हाँ अनएडजस्टेड तो है केस ना, दिया हुआ है ना सर। वो अनएडजस्टेड है, उसको भी करें, वो बात एक ही। लेकिन मैंने कहा मल्टीपल रिग्रेशन में बेटा आर स्क्वायर की बजाय एडजस्टेड आर स्क्वायर को करना होता है इंटरप्रेट, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है ना मॉडल में, उसको उसका इफेक्ट रिमूव कर देता है एडजस्टेड। सर अगर लीनियर रिग्रेशन हो तो फिर हम आर स्क्वायर यूज करेंगे। लीनियर होती रिग्रेशन होती लीनियर है, नॉन लीनियर को भी लीनियर करना पड़ता है। आर स्क्वायर एडजस्टेड ही मल्टीपल में हमेशा एडजस्टेड। तो ये आपके बेटा गुडनेस ऑफ फिट की मैयर होती है। आर स्क्वायर जितना ही होगा उसका मतलब है आपका मॉडल उतना ही गुड फिट है, यानी आपके फैक्टर्स उतने ही अच्छे फैक्टर्स हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये यस आर स्क्वायर आपको क्या बताता है? आपके जो मॉडल है उसकी गुडनेस बताता है कि कितना गुड फिट मॉडल है। ये अब 65 को बहुत हाई गुडनेस नहीं है। गुड फिट मॉडल वो होगा जो तकरीबन 70% से ऊपर एक्सप्लेन करे। बात समझ गए? यस सर। आर स्क्वायर अब याद रखना है, आर स्क्वायर को आप परसेंटेज में इंटरप्रेट करते हैं और ये आपको बताता है कि जी आपके फैक्टर्स ने कितना, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन थी उसको कितना मिनिमाइज किया। अब देखो ना, मैंने कहा है कि आपके ग्रेड्स में वेरिएशन आती है, उस वेरिएशन को मिनिमाइज हम किस तरह कर सकते हैं? कि जो जहां पे कमी है वो कमी पूरी कर दें, तो ग्रेड्स में फर्क कम हो जाएगा। ऐसे ही है ना? क्यों भाई? यस सर ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो ये आर स्क्वायर बेटा आपके मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट को बताता है, हेल्थ बताता है कितनी हेल्थ अच्छी है उसकी। और आगे कौन सा क्वेश्चन है? सर इसमें एक चीज है सर, ये जो दिया हुआ है इसमें हमें चौथे नंबर पे ERA। सर इस इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी बता दें, जैसे कि हमने ऊपर एरर की ये किया है कि एरर एरर हमारे जो पिन है उसको मुतासर करता है। तो सर ये ईआरए का पूछ रहे हैं? किसका पूछ रहे हैं? ERA जो है एरर के ईआरए नीचे जो है ना, ईआरए अगर बेटा डाटा में देखो ना, तो ईआरए जो है ये है क्या भला? ये भी एवरेज है उनकी, ये अर्नड रन एवरेज है, अर्नड रन एवरेज। ये कैसे पिन को मुतासर करेगी सर? ये रन रेट है उनका। तो रन रेट में बेटा एक एक
एक स्कोर का इजाफा होगा तो उनके विन्स औसतन कितने बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे, बल्कि ये कम हो रहे हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये अलार्मिंग। वैसे रन रेट बढ़े तो विन्स भी बढ़ते हैं, क्यों भाई? रन रेट बढ़ेगा, अर्नड रन रेट बढ़ेगा तो विन्स बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? बढ़नी चाहिए। कम होने चाहिए सर आउटपुट के मुताबिक। हाँ, आउटपुट के मुताबिक तो कम हो रही है, लेकिन ये है वैसे है ये कंट्राडिक्टरी सूरत हाल। सर वैसे एक दो पॉइंट्स और भी थे, जैसे आपने कहा था कि आपका जब बिटवीन ग्रुप्स एरर आए तो वो आपका रियल डिफरेंस होता है, और विद इन ग्रुप्स एरर आए तो वो आपका सैम्पलिंग एरर होता है। तो इसी तरह आपने इसकी दूसरी सिचुएशन बताई थी, अगर आपका हाइपोथेसिस जो है आपका रिजेक्ट हो रहा है तो वो आपका रियल डिफरेंस एरर होता है, और अगर आपका एच नॉट रिजेक्टेड होता है वो आपका नहीं, अभी सैम्पलिंग एरर होता है। हाइपोथेसिस की तो बात नहीं हो रही। अभी तो वो कोफिशिएंट जो ईआर का कोफिशिएंट आया ना -17, इसके बारे जी में जी इसके बारे में सर पूछ। वो आपकी तो ये बेटा, सर मैं ये वैसे साइन मेरे लिए तो सरप्राइजिंग है। आप जरा इसको खोज लगाइएगा कि ईआरए का क्या होता है रिलेशन विन्स के साथ, क्या होता है। जरा सर्च कीजिएगा इसको कि ईआरए का नेचुरली रिलेशन क्या होता है विन्स के साथ। डायरेक्ट होता है या इनवर्स? अगर तो डायरेक्ट है फिर तो ये सरप्राइजिंग है साइन। अगर इनवर्स होता है तो फिर ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। सर इसी तरह अगर हम लोग कोई रिग्रेशन रन करते हैं उसमें कोई इस तरह का जवाब आ जाए जिसका हमें, जैसे ये है तो फिर इसका हल कोई हो सकता है, जैसे अगर हमने कोई नहीं नहीं, प्रोजेक्ट हल कोई वगैरह। नहीं। अगर डाटा बेटा रियल है तो रियल मीनिंग ही देगा। अगर डाटा रियल है ना तो वो रियल मीनिंग देगा। सर जी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ चलो, मेरी तरफ से तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो आपके लिए। नहीं नहीं सर, कंप्लीट करना है। बताओ क्या आगे क्या रह गया है? ये बेटा सर इसका आगे था। इसका वैसे मैं बताऊं, ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर जो होता है ना, ईआरए लोअर हो ना तो उसकी जीतने की परसेंटेज बढ़ जाती है। ये जरा टर्म्स एक दफा नेट से पढ़ लीजिएगा। टर्म्स पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। ओके सर। लोअर ईआरए जो है ना वो विन का परसेंटेज बढ़ा देता है, विन के चांसेस बढ़ा देता है। लो जो अर्नड रन एवरेज है वो विन सर का किसी भी परसेंटेज। खिलाड़ी का जी सर किसी भी खिलाड़ी का जो एवरेज है वो रन रेट को, उसको विन को मुतासर करता है। नहीं नहीं, खिलाड़ी का नहीं है, टीम का है। टीम का होता है ईआरए जो है, पूरी टीम का होता है अर्नड रन एवरेज। ये होता है अर्नड रन एवरेज, टीम का होता है ये। सर तो इस क्वेश्चन में आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर लोअर ईआर हो तो फिर हमारे जो विन के चांसेस है ना वो इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होंगे तो ये सही तो है, सर इस इनवर्स हो तो गया सर ना। जो तो इस क्वेश्चन में फिर हम ये कहेंगे कि इफ वन स्कोर डिक्रीजेस इन रन रेट। हाँ, एक अगर ईआरए अगर एक बढ़ेगा तो उसकी नंबर ऑफ विन्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे बाय 17। ईआरए में बेटा अगर एक का इजाफा होगा तो विन्स में कितनी कमी आ जाएगी? 17 से 17। नंबर ऑफ मैचेस 1